हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री। यहाँ कुछ क्वेरीज हैं जो आपकी जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला उसमें पॉइंट क्या है, 4 खलीफत। अपने इस्लामिक वर्ल्ड में 4 मेन खलीफत रहे। जो पहले खलीफत थे अबू बकर। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद यानी 632 के बाद प्रॉफिट में मोहम्मद ने कोई अपना सक्सेसर सेलेक्ट नहीं किया था। इसलिए दूसरा कोई भी प्रॉफिट या पैगंबर नहीं हो सकता। इसलिए इस्लामिक वर्ल्ड के एम्पायर को संभालने के लिए, उनका एक रिलीजियस लीडर बनने के लिए अबू बकर ने ये काम संभाला और वो पहले खलीफा या खलीफत बने। उनका जो टाइम पीरियड है 632 से 634 है, 2 ईयर्स ओनली। दूसरे जो खलीफा हैं, जो खलीफत बनी है वो कौन है, उमर का टाइम पीरियड 634 से 644 है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। उमर की डेथ के बाद यहाँ पर जो खलीफा बने हैं वो है उस्मान, 644 से 56 यानी ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। उस्मान की डेथ के बाद यहाँ पर मेन और फोर्थ जो खलीफा थे वो थे अली, जिनका टाइम पीरियड है 656 से 661, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। तो ये जो 4 मेन खलीफत रहे हैं, 4 मेन जो है ना खलीफा यहाँ इस्लामिक दुनिया के रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकअप ऑफ द खलीफत। 4 मेन खलीफा के बाद यहाँ ये खलीफत किसके पास चली गई, अली के बाद एक डायनेस्टी के पास, मुआविया, जिसके पहले खलीफा बने थे उमैयद डायनेस्टी के बाद अब्बासी डायनेस्टीज का जब रूल चल रहा था तो वहाँ 810 यानी 810 में वहाँ के जो खलीफा थे हारून अल रशीद, उसके 2 सन थे आमीन और मामून के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल पड़े और दोनों के फॉलोअर्स आपस में भिड़ गए। वहाँ पर सिविल वार छिड़ गया और एक बहुत बड़े इस्लामिक एम्पायर की जो खिलाफत थी वो ब्रेकअप हो गई, टूट गई। क्यों, कैसे पता चलता है, वहाँ पर कुछ डायनेस्टीज अमर्ज हो गई, लाइक ताहिरी, समानी, तुलुन्नी और बुहावी ने तो यहाँ पर ईरान के वेस्ट में और इराक के ईस्ट का जो एरिया, जो एक नाम मात्र का बचा हुआ था खलीफत के लिए, वो भी बुहावीज ने छीन लिया। इसके बाद इजिप्ट के अंदर फातिमा ने पैगंबर की जो डॉटर है उसके साथ अपना रिलेशन बता करके यहाँ पर खलीफत यानी खलीफा वो यहाँ की बनी। बाद में यहाँ पर एक और डायनेस्टीज ऐड हो गई जिसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ऑलमोस्ट अपना रूल किया। वो कौन थे, तुर्कमेनिस्तान के तुर्किश, जिसमें से महमूद गजनवी भी थे। महमूद गजनवी ये वही गजनवी है जिसने भारत पर जो है ना बहुत अटैक किए थे, जिसका मेन अटैक 1025 में सोमनाथ का मंदिर को लूटना था। इसका मेन उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम को स्प्रेड करना था इंडिया में, क्योंकि वो यहाँ इंडिया के लोगों को इंडिया के लोगों का धर्म ही उन्होंने तोड़ना था। इसलिए उन्होंने सोमनाथ की जो स्कल्पचर है, मूर्ति है, उसको तोड़ करके अपने कैमल के ऊपर एक बोरे में जो है ना जचा लिया था। तो इस तरह यहाँ पर इनके बाद यहाँ सुलजक ब्रदर आए और उन्होंने एक लंबे टाइम तक यहाँ पर रूल किया। 13वीं सेंचुरी तक आते आते इस इस्लाम ने भी अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम में घिरे पाया, क्योंकि अब इनके जो है वेस्टर्न के साथ क्रूसेड धर्म के नाम पर जो है युद्ध चल पड़े थे। तो इस तरह ब्रेकअप कब हुआ इनका, 9वीं सेंचुरी के 2nd डिकेड में। कब, जब यहाँ पर हारून अल रशीद जो 810 810 810 ईस्वी में जिनके
सन थे जो आपस में भिड़ गए, जिनके फॉलोअर्स भिड़ गए और यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर छिड़ने का मतलब ही क्या होता है, किसी भी कंट्री को, किसी भी एरिया का एक डिक्लाइन होना। और यहाँ पर भी बहुत सारी डायनेस्टीज अमर हो गई और इस्लाम जो है वो टूट गया, जो किसकी यूनिटी में चल रहा था, खलीफत की। और यहाँ पर ताहिरी, समानीज, तुलवीज और बुहावीज, ये डायनेस्टीज अमर होकर के सामने आई। नेक्स्ट पॉइंट, इंडल्जेंसीज। क्या होता है इंडल्जेंसीज? यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट हैं, क्योंकि अब 15वीं सेंचुरी आ चुकी है। 15वीं सेंचुरी में कुछ ह्यूमनिस्ट ऐसे हैं जो ह्यूमन के ऊपर जो फोकस बनाकर चल रहे हैं। इनमें से इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस हैं, जिनका ये मानना था कि ये जो चर्च जो एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक बहुत ही ग्रीड है, जो ऑर्डिनरी पीपल को जो है ना बहुत लूट रही है। ये इंडिजेंस जो एक डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला था जिससे वहाँ इन्होंने कहा कि इसको यदि आप ले लोगे, इसको मान लोगे, इंटेलिजेंस पोप स्वीकोरिक, इसको यदि आप मान लोगे तो आप जितने भी आपने लाइफ में सिन किए हैं, पाप किए हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। बट बेटा जब यहाँ पर बाइबल का लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, तो यहाँ के लोकल लोग जो है वो चर्च के बारे में रियलिटी में जान चुके थे कि जो उन्होंने बताया कि हमारा जो रिलीजन है ना, वो ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं ला सकता जैसे इंटेलिजेंस है। यानी पोप स्वीकृति एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अपनाने से चर्च के लोगों ने क्या कहा है कि सारे सिंस जो आपने किए हैं, पाप किए हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह उन्होंने लोगों के माइंड को जो है ना इस तरह कंट्रोल किया था। बट ये सब कुछ पता 15वीं सेंचुरी के बाद ऑलमोस्ट लास्ट में यहाँ पर जो ह्यूमनिस्ट जो लोग आ चुके हैं, उन्होंने जब यहाँ की बाइबल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो लोगों ने इस बाइबल को पढ़ा तो वो समझे कि हमारा रिलीजन इस तरह की चीज़ों की छूट नहीं देता। चर्च की पकड़ इसके बाद कंट्रोल जो चर्च का वो बहुत कम हो गया था। नेक्स्ट, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। क्या है ये डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन? यहाँ पर यूरोप के अंदर किसानों ने, यूरोप के अंदर जो किसान थे, किसानों के ऊपर चर्च ने जो टैक्स लगाए थे, वो टैक्स इतने हैवी थे कि वो उनको दे नहीं पा रहे थे। वो एक तरह से विरोध कर रहे थे पीजेंट्री। और अब तो 15वीं सेंचुरी तक आते आते राजा भी यहाँ पर अब ये जो चर्च इन्वॉल्व हो रही थी राजाओं के कामकाज में, रूलर्स के वर्क में, अब ये भी इनसे जो है ना चिढ़ने लग गए थे। यहाँ पर क्या कि ह्यूमनिस्ट ने ये कहा कि जो जुडिशियल और जो फिक्सल पावर हैं, ये यहाँ के जो क्लर्जी हैं, पादरी हैं, इन्होंने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक जो डॉक्यूमेंट है, इन लोगों इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना आप डोनेट करो। किसके अकॉर्डिंग? डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। मतलब उन्होंने क्या कहा है प्रीस्ट ने, क्लर्जी ने, कि ये कॉन्स्टेंटाइन ने ये डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि इस रिलीजन को बचाए रखना है, फैलाना है, तो आपको ऐसा करना होगा। किसको? जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको। लेकिन बाद में ह्यूमनिस्ट लोग ये बताने में सफल रहे कि ऐसा कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ भी नहीं किया था। ये सब कुछ जो क्लर्जी लोग हैं, जो प्रीस्ट लोग हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से किया था। ये कॉन्स्टेंटाइन ने इसके बारे में कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं निकाला था। पर बाद में ह्यूमनिस्ट लोग कॉमन लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल को ये बात समझाने में सफल रहे कि ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो कॉन्स्टेंटाइन ने निकाला हो। तो इस तरह कॉमन लोग, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ये
प्रीस्ट या क्लर्जी या चर्च में बैठे लोगों को जो ना बहुत अच्छे से समझ गए थे। इस तरह उसके बाद में फिर यहाँ पर मार्टिन लूथर जैसे जो है ना मॉन्क आते हैं और वो वहाँ का कंडीशन को संभालते हैं। तो आज का अपना टॉपिक ये एक टॉपिक और भी है कि जितने भी ये वॉयजेज करने वाले लोग हैं इनको इनकरेज किसने किया है, क्यों निकलते थे ये एक बहुत गहरे सी के अंदर, अटलांटिक को इन्होंने कैसे पार किया। एक तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्कवरी हो चुकी थी जिससे वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट अटलांटिक को क्रॉस करने में हुआ। कंपास, जियोग्राफी से रिलेट्स डिस्कवरीज, दूसरे देशों को खोजने का जो है उन लोगों में इंटरेस्ट था, मेनली इंडिया, क्योंकि इंडिया का स्पाइसेस जो है ना वर्ड पॉपुलर था। वो लोग चाहते थे कि इंडिया से डायरेक्ट हम ये चीज़ लाएं। तब वास्को डी गामा 1498 में वहाँ से निकले थे और इंडिया को खोज निकला था। तो इसके पीछे जो इंटरेस्ट है वो क्या है, उन लोगों का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है। कुछ डिस्कवरीज हो चुकी हैं और वहाँ की जो मशीनरीज हैं वो लोग जो है ना उनके साथ आए हैं और ये मशीनरीज जिस एरिया में भी गई यूरोप से निकल करके वहाँ के लोग कम्युनिटी के बारे में अपने रूलर को बताती हैं। रूलर फिर इनको परमिशन देते हैं और वहाँ पर फिर डिफरेंट टाइप की कंपनीज अपना रूल सेटअप कर लेती हैं। लाइक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ही किया था। तो इस तरह जो है ये वॉयजेज यहाँ पर 15वीं सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट होती हैं। सबसे पहली बात तो क्या कि ये जो वॉयजेज करने वाले लोग थे ये खुद ही इंटरेस्ट लेते थे। दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई थी जैसे कंपास जो डायरेक्शन बताने में सफल रहती थी। कुछ ऐसी जियोग्राफी से रिलेटेड बुक्स भी अब उन लोगों ने पढ़ ली थी और इसके साथ साथ अब रूलर्स वहाँ के जो हैं वो भी अब बहुत ईजिली जो है ना वॉयजेज करने वालों को परमिशन दे देते थे। इस तरह इन लोगों ने यूरोप से निकल करके अटलांटिक को क्रॉस किया और डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट में गए और उनकी डिस्कवरी की। ओके, थैंक यू।